हाँ जी। गुड मॉर्निंग। दिस इज सीए ओम गर्ग, फैकल्टी फॉर सीए इंटर ऑडिट एंड एफएम। आज हमारा डिस्कशन होगा कि सर स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट क्या होते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। प्लीज़ स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। अब मैं अपनी स्क्रीन खोलने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं पहले इसको इरेज कर दूँ और इसको मिनिमाइज कर दूँ। देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, हम लोग सब लोग जानते हैं कि देखिए मैनेजमेंट का भी काम कुछ होता है और ऑडिटर का भी काम कुछ होता है। सबका अलग अलग काम है। मेरी बात समझिएगा। देखिए, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि आज मेरा पर्पस क्या है ये टॉपिक को लाने का। देखिए, पहले तो मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, मतलब आईसीएआई है, वो टाइम टू टाइम दो चीज़ें इशू करता है। एक तो हमारा स्टेटमेंट और दूसरा हमारा गाइडेंस। ये क्लियर है। लेकिन सर, ये दोनों इशू होते हैं, ठीक है, लेकिन सर यही तो दिक्कत है ना, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मैं यहीं से पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो शायद चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना, ऑब्वियसली। तो मैं पहले ना शुरू करता हूँ कि सर मैनेजमेंट क्या करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑडिटर अगर हम मैनेजमेंट में लाते हैं या मैनेजमेंट ऑडिटर को बुलाता है, अपॉइंट करता है, तो ऑडिटर का क्या काम होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मैनेजमेंट को प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। उसका काम क्या होगा सर, नंबर वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं हमारे, इंडेस और एएस। अब एएस किस पे लगते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस पे, और इंडेस किस पे लगते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे, जो उनके थ्रेशोल्ड्स पे फॉल होती है, मेनली लिस्टेड कंपनीज या जिनका नेटवर्थ 500 सीआर से ज़्यादा हो। खैर, उसके अलग थ्रेशोल्ड्स हैं, वो आप लोग पढ़ोगे फाइनल में, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या होता है कि सर इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन पे। फिर तीसरा काम क्या होता है कि सर ऑडिटर को सारा असिस्टेंट प्रोवाइड करना, सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मीन्स ऑडिटर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, बुक्स मांगे, जो भी एक्सेस मांगे, वो सब देना, ठीक है। सर ये तो हम समझ गए कि ये मैनेजमेंट का काम क्या है, ये मैनेजमेंट का काम क्या होता है। लेकिन सर आप ये बताइए कि ऑडिटर का रोल कहाँ आता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या समझा कि आईसीएआई टाइम टू टाइम स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट इशू करता है। दूसरी जो हमने क्या सीखी, दूसरी जो हमने ये सीखी मैनेजमेंट का काम क्या है। देर आर मेनली थ्री रोल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला तो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, दो होता है। लिस्टेड कंपनीज केस में इंडेस होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और नॉन लिस्टेड कंपनीज केस में या जो छोटी कंपनीज है जो थ्रेशोल्ड में नहीं आती है, उसको एएस फॉलो करना होता है। दूसरा काम क्या है मैनेजमेंट का, दूसरा काम बॉस ये है कि इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करना, और तीसरा काम क्या है, ऑडिटर को सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ऑडिटर जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जो भी आपसे बुक्स मांग रहा है, किसी का एक्सेस मांग रहा है, तो वो सब उनको फैसिलिटेट कराना। अब सर हम लोग समझते हैं कि ऑडिटर का रोल कहाँ आता है सर ये सब चीज़ों में। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया ना मैनेजमेंट का काम क्या होता है। देखिए, मैं फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखिए, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का काम क्या है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, बराबर है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे सर, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप ये बताओ, मैनेजमेंट तो बना दिया। अब अगर मैं यूजर्स को ऐसे ही दे दूंगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि बॉस ये देखो, ये हमारे कंपनी का पूरा अभी तक का परफॉर्मेंस है, तो क्या यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्या, आप खुद बताओ। अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली मैनेजमेंट हमको दे दे रहा है, और इसमें थर्ड पार्टी का कुछ भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो क्या यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्या सर, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा सर, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो आप ये बताओ, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस, सॉरी, यूजर्स का कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं, वो आप किसी थर्ड पर्सन से, जो क्या है, एक प्रैक्टिशनर है, मींस हमारे एग्जाम्पल में ऑडिटर है, उसको आप दो, और वो क्या करेगा सर, वो इवैल्यूएट करेगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। और जब वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है, वो कहाँ रिपोर्ट करता है, अपने ऑडिट रिपोर्ट में। फिर जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिट रिपोर्ट यूजर्स को जाती है, तब यूजर्स का कॉन्फिडेंस सर बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। आपको ये समझ में आया
कि ऑडिटर का और मैनेजमेंट का रोल क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। चलिए, अब थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं और समझते हैं कि इनके टेक्निकल शब्द क्या होते हैं। देखिए, हमने तो समझ लिया है ना कि सर ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, लेकिन इसका टेक्निकल शब्द क्या है। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिएगा। जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, जो, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, उसको हम लोग टेक्निकल शब्द में कहेंगे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। क्यों रिस्पॉन्सिबल पार्टी है? क्योंकि इसका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। फिर जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये टेक्निकल शब्द में हम लोग कहते हैं इसको सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि यही एक मैटर है जो किसका सब्जेक्ट है, यूजर्स का, जो किसका सब्जेक्ट है, ऑडिटर का। फिर ऑडिटर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी कहते हैं। अब देखिए, हम लोग के पास तीन टेक्निकल शब्द हो गए। मैनेजमेंट क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर? एक सब्जेक्ट मैटर है। और ऑडिटर को उसमें हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड पार्टी। तो जब थर्ड पार्टी ये सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करता है अगेंस्ट अ गिवन क्राइटेरिया, तब यूजर्स ऑफ कॉन्फिडेंस इनहांस होता है। क्लियर है सर अभी तक का? वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए, अब इसको एरेज करते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है सर, टॉपिक तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ बेस बना रहे हो, लेकिन बेस बनाना ज़रूरी था। अब बेस बनाने से आप देखिएगा कि आपका ये टॉपिक कितना इजी हो जाएगा। इट्स लाइक अ केक वॉक टू यू, है ना। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बस आप कॉन्फिडेंस रखिए। अब देखिए स्क्रीन पे, मैंने अभी जस्ट क्या बोला, मैं एक एक चीज़ लिखवाऊंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं एक एक चीज़ लिखवाऊंगा। देखिए, जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, देखिए एक मिनट, बस स्क्रीन पे देखिएगा। इंस्टीट्यूट है वो टाइम टू टाइम स्टेटमेंट, ठीक है, और गाइडेंस नोट इशू करता है। लेकिन स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट अकाउंटिंग मैटर के लिए भी हो सकता है कि भाई आपको अकाउंट्स कैसे बनाना चाहिए, अकाउंट्स में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। और ऑडिटिंग मैटर से भी कनेक्टेड हो सकता है कि ऑडिटर को क्या डिस्क्लोज करना है, क्या चेक करना है, क्या सीरियसली चेक करना है, क्या रिपोर्ट करना है, क्या नहीं करना है। सेम वैसे ही गाइडेंस नोट भी आईसीएआई अकाउंटिंग मैटर के लिए भी इशू कर सकती है और ऑडिटिंग मैटर के लिए भी इशू कर सकती है ना। चलिए, ये क्लियर हो गया। अभी देखिए, अब इसके आगे नहीं बढ़ते, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं पहले फिर से शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लो यार, बिल्कुल पानी पी लीजिए। देखिए, पहले आप इसको एब्जॉर्ब कीजिए जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। चलिए, लेट्स स्टार्ट अगेन। हाय, दिस इज सीए ओम गर्ल, फैकल्टी फॉर सीए इंटर एफएम एंड ऑडिट। तो हमारा आज का डिस्कशन है सर कि स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट क्या होता है, और सर ये इतना कंफ्यूजिंग पार्ट क्यों है सर। तो मैंने क्या बोला कि पहले स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि मैनेजमेंट का काम क्या है और ऑडिटर का काम क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजमेंट के प्राइमरीली तीन रोल होते हैं। पहला तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है जिसका थ्रेशोल्ड उस इंडेक्स पे आ रहा है, तो उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हो गया? स्पीक लाउडर, स्पीक लाउडर, इंडेक्स हो गया। एग्जैक्टली exactly. और वही अगर कंपनी है जिसका थ्रेशोल्ड कम आ रहा है, 250 सीआर से कम आ रहा है, तो उसका एफआरएफ क्या हो गया बॉस? अपना एएस हो गया। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर अप्लीकेबल एफआरएफ बनाना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? दूसरी जिम्मेदारी ये है इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा तो एरर्स और फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा रोल क्या है? वैसे ये रोल नहीं है सच, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए ये बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट की एक ये भी जिम्मेदारी होती है कि ऑडिटर को सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करना। आई एम सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि बॉस इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट इशू करती है, और ये स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट दोनों ही मैटर से कनेक्शन में हो सकता है। अकाउंटिंग मैटर के भी कनेक्शन में हो सकता है और ऑडिटिंग मैटर के भी कनेक्शन में हो सकता है। वेयर एज गाइडेंस नोट भी अकाउंटिंग मैटर के कनेक्शन में भी हो सकता है और
ऑडिटिंग मैटर के कनेक्शन में भी हो सकता है। अब आप ये बताइए, ये तो हमने डिस्कस किया, एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो इन टेक्निकल वर्ड्स मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सब्जेक्ट मैटर है। फिर ये सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट गिवन क्राइटेरिया कौन इवेल्युएट करता है, हमारा ऑडिटर, मीन्स हमारा थर्ड पार्टी। फिर जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है, जब उसने अपना क्राइटेरिया वगैरह जो भी है परफॉर्मेंस पूरा कर लिया, तो जब मैनेजमेंट को रिपोर्ट देता है तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही साथ वो ऑडिट रिपोर्ट भी यूजर्स को देता है। तो यूजर्स का क्या होगा, कॉन्फिडेंस इन्हांस होगा कि बॉस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट ने बनाया है, मैनेजमेंट ने अपना काम कर दिया, लेकिन इसमें ऑडिटर का भी ओपिनियन है। मतलब अगर ऑडिटर ये लिख दिया रिपोर्ट में कि दिस अफोरसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, तो यूजर्स का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इन्हांस होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में। दैट्स वाई ऑडिटर्स ओपिनियन इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब अब लिटरली शुरू करते हैं कि सर ये स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट अगर आईसीआई इशू करती है तो क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको एरेज कर दूं, फिर शुरू करते हैं। एक मिनट। सो यस, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं, मेरा बेस बनाने का काम खत्म, अब सिर्फ समझाने का काम। मेरी बात को समझिएगा डबल ट्रिपल। देखिए, ओके 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 ओके, मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया, पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, कुछ हैंग हो रहा है, ओके। पेन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। पेन इज लिटरली नॉट वर्किंग। पेन वर्क क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा हाँ, नो इट्स वर्किंग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करते हैं फटाफट, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बेस ऑलरेडी बन चुका है। अब सपोज सपोज अब यहाँ पे देखिएगा, अब आईसीएआई ने सपोज स्टेटमेंट इशू किया, ठीक है, और वो स्टेटमेंट इशू किया अकाउंटिंग मैटर से कनेक्टेड। अब ये बताओ, अगर स्टेटमेंट अकाउंटिंग मैटर के कनेक्शन पे है तो उसको कंप्लाई करना किसकी जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो अगर कोई स्टेटमेंट आईसीएआई ने अकाउंटिंग मैटर के कनेक्शन में इशू किए हैं तो मैनेजमेंट को कंप्लाई करना जरूरी है। ये क्लियर है बॉस? अच्छा, अब स्टेटमेंट तो आईसीआई इशू करती है, ठीक है। अब लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट ने उस स्टेटमेंट को अपने अकाउंटिंग मैटर्स में फॉलो किया है कि नहीं किया है? तो जब ऑडिटर आएगा, ठीक है, इवैल्यूएट करने, तो ऑडिटर देखेगा कि आईसीएआई ने जो स्टेटमेंट इशू किए थे वो मैनेजमेंट ने फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर मैनेजमेंट ने फॉलो किए होंगे तो गुड, तो ऑडिटर कुछ नहीं करेगा। फॉलो नहीं किए हैं तो ऑडिटर स्ट्रेट अवे अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा कि मैनेजमेंट हैज नॉट कंप्लाइड विद द स्टेटमेंट विच हैव बीन इशूड बाय आईसीएआई, ठीक है। तो उस केस में ऑडिटर कुछ नहीं करेगा, ऑडिटर का काम नहीं कंप्लाई करना, ऑडिटर सिर्फ रिपोर्ट करेगा अबाउट दी नॉन कंप्लायंस, ठीक है। चलिए, ओके ओके ओके। अब यही चीज हम लोग समझते हैं कि अगर स्टेटमेंट ऑडिटिंग मैटर से कनेक्शन में है तब क्या होगा। ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम लोग स्टेटमेंट को अपने पीपीटी से रीड करेंगे। देखिए, हमने डिस्कस कर लिया मैनेजमेंट का रोल, ठीक है। अब अगर यही स्टेटमेंट जो हमारा है, यही अगर ऑडिटिंग मैटर से कनेक्शन में है
तो ऑब्वियसली उसको कंप्लाई करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज स्टेटमेंट ये इशू हुआ कि ऑडिटर को ना अपने क्लाइंट का एट द ईयर एंड कैश फिजिकल कैश काउंटिंग करनी पड़ेगी, फिजिकल कैश वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट इशू हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अच्छा, तो अब ऑडिटर को कंप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर, ये स्टेटमेंट है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया, स्टेटमेंट आर मैंडेटरी इन नेचर वेयर एज गाइडेंस नोट आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। ठीक है, खैर, तो स्टेटमेंट क्या है? मैंडेटरी इन नेचर है, तो ऑडिटर को कंप्लाई करना चाहिए। मींस ऑडिटर जब भी क्लाइंट का काम कर रहा है, जब भी असाइनमेंट्स परफॉर्म कर रहा है, तो उसको कैश फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। अब ऑडिटर के पास दो कंक्लूजन हो सकते हैं ऑडिटर के केस में, वो उसको करेगा या उसको नहीं करेगा। अगर ऑडिटर उसको फॉलो कर रहा है तब तो वेल एंड गुड, तब तो कुछ नहीं करेंगे। ऑडिटर फॉलो नहीं कर रहा है मीन्स ही इज नॉट कंप्लाइंग। अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है तो उस केस में दो चीज होगा। ऑडिटर चाहता था लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाया ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। सपोज अगर यही स्टेटमेंट इशू हुआ है 2021 के लिए, तो आप ये बताओ 31 मार्च 2021 को क्या ये सिचुएशन थी कि मैं क्लाइंट के पास फिजिकली जाऊं कैश वेरीफाई करने? कोविड का टाइम था यार। तो उस केस में ऑडिटर वॉज विलिंग टू डू सो, बट ही कुड नॉट बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल डिपार्चर बोलेंगे। मतलब उस केस में ऑडिटर क्या हो गया? डिपार्ट हो गया। तो इस केस में वो अपने रिपोर्ट में लिख देगा कि आई वॉज विलिंग टू डू सो बट ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस लाइक कोविड-19 वी कुड नॉट। ठीक है, लेकिन ऑडिटर सपोज यही स्टेटमेंट इशू हुआ है 20 to 23 के लिए। अब राइट नाउ देर इज नो सच थिंग लाइक कोविड-19, तो इस केस में ही मस्ट डू दी कंप्लायंस। अब इस केस में अगर वो नहीं कंप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब वो डेविएशन कर रहा है। वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला? डिपार्चर। यहाँ पे मैंने क्या बोला? डेविएशन। मतलब वो करना चाहता ही नहीं, वो करना चाहता था फिर भी वो नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांस है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिपार्चर। और वो कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डेविएशन। तो इस केस में ऑडिटर के ऊपर इंक्वायरी हो सकती है एज पर सीए एक्ट 1949। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो, अब इसको ना पीपीटी से रीड करते हैं। पीपीटी से रीड नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ना तो लगेगा कि सर क्या ही हवा में पढ़ा रहे हैं। तो पीपीटी से भी रिफर करना जरूरी है। एक मिनट इसको इरेज कर दूं ताकि पेज पहले जैसा गोरा गोरा हो जाए, है ना। चलिए 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 चलिए, ओके। अब मेरा काम खत्म और आपका काम शुरू। देखिए ये क्या है? स्टेटमेंट मैंडेटरी इन नेचर है और दे आर इशूड। कौन इशू करता है इसको? देखिए पढ़िएगा, दे आर, एक मिनट मेरा कर्सर कहाँ गायब हो जाता है, हाँ, दे आर इशूड। कौन इशू कर रहा है? इंस्टीट्यूट इशू कर रहा है टू सिक्योर दी कंप्लाइंस। मतलब कंप्लाइंस लोग करें अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ड्यूटी ऑफ मेंबर्स, मतलब यहाँ क्या कह रहा है? मतलब ये हमारे ऊपर ड्यूटी डाल रहा है कि अगर स्टेटमेंट इशू हो रहा है तो ड्यूटी ऑफ मेंबर्स टू फॉलो एंड कंप्लाई विद इट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने अभी इतनी देर से समझाया है वो शुरू हो रहा है। इफ स्टेटमेंट इज इशूड, मैंने क्या बोला? इफ स्टेटमेंट इज इशूड ऑन अकाउंटिंग मैटर देन वी हैव टू चेक। मतलब ऑडिटर क्या उसको कंप्लाई करेगा? क्या नहीं करेगा? ऑडिटर सिर्फ चेक करेगा। क्या चेक करेगा? वेदर मैनेजमेंट हैज कंप्लाइड विद और नॉट। क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लाई करना? नहीं भाई, अकाउंटिंग मैटर के कनेक्शन में स्टेटमेंट है ना, तो मैनेजमेंट उसको कंप्लाई करेगा। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, अगर इनकेस कोई डेविएशन होती है, मतलब वो मैनेजमेंट कंप्लाई नहीं करता है, मैनेजमेंट कोई डेविएशन करता है, तो उस केस में ऑडिटर स्ट्रेट अवे अपनी रिपोर्ट में लिख देगा, राइट। अच्छा, फिर वही केस इफ स्टेटमेंट इज इशूड। अब देखिएगा, इफ स्टेटमेंट इज इशूड ऑन अकाउंटिंग मैटर देन वी नीड टू कंप्लाई, ऑब्वियसली वी नीड टू कंप्लाई। बट इन केस ऑफ मटेरियल डिपार्चर, मतलब हम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे। और डेविएशन मतलब हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर इंक्वायरी हो सकती है एज पर सी ए एक्ट 1949। आई होप यू गॉट इट। मेरा अभी तक का डिस्कशन आपको क्लियर होगा।
प्लीज़ इसको एक बार एब्जॉर्व कीजिए अपने बॉडी में, इसको एब्जॉर्व कीजिए प्लीज़, क्योंकि जब तक आप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पहला पॉइंट क्या था कि सर ये मैंडेटरी इन नेचर है। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यूटी ऑफ मेंबर्स इज टू फॉलो एंड कंप्लाई विद इट। लेकिन क्या मेंबर्स को कंप्लाई करना उस केस में ज़रूरी है जब वो मैटर अकाउंटिंग मैटर से कनेक्शन में होगा? नहीं, उसमें मैनेजमेंट को कंप्लाई करना ज़रूरी है। मैनेजमेंट अगर कंप्लाई नहीं कर रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे अपनी रिपोर्ट में मैंशन कर देंगे। ओके। और अगर ऑडिटिंग मैटर में है तब तो भाई हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, हमको उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर हम कंप्लाई नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस, वी वी आर विलिंग बट वी कुड नॉट ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस, तो इस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपार्चर बोलेंगे। और डिपार्चर के केस में ऑडिटर मेंशन कर देगा अपने रिपोर्ट में उस इवेंट के बारे में, फॉर एग्जांपल इन आवर केस कोविड-19। और अगर ऑडिटर कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा है तो उस केस में उसको डेविएशन बोलेंगे। डन डन डना डन डन। तो यहाँ पे मेरा ये टॉपिक खत्म। अब एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि सर गाइडेंस नोट क्या होता है। क्या डिस्कस करते हैं कि सर गाइडेंस नोट क्या होता है। ठीक है, पेन थोड़ा सा अच्छी सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि सर गाइडेंस नोट क्या होता है। देखिए मैंने एक मिनट, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि गाइडेंस नोट क्या है। पहली बात तो क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये मैंडेटरी है क्या? नहीं सर। ये क्या है, क्या इसको वॉलेंट्री बोलेंगे? नहीं, ये रिकमेंडेटरी है। वैसे तो हमको फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर हमारा खुद का जजमेंट अच्छा है, हमारा खुद का जजमेंट ये कह रहा है कि नहीं मतलब गाइडेंस नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो हम अपना जजमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट भी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, बेस क्लियर हुआ। गाइडेंस नोट क्या मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेटरी है। ठीक है, और इस केस में हम अपना जजमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अच्छा अब वैसे ही वैसे ही गाइडेंस नोट भी देखिएगा, वैसे ही हमारा गाइडेंस नोट भी जो है ना अकाउंटिंग मैटर के कनेक्शन में हो सकता है और ऑडिटिंग मैटर के भी कनेक्शन में हो सकता है। अगर वही गाइडेंस नोट अकाउंटिंग मैटर के कनेक्शन में है तो उसको किसको फॉलो करना चाहिए? ऑब्वियसली मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। लेकिन 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 अब मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शन है, वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसको फॉलो कर रहा है तब तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में अगर मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो हम स्ट्रेट अवे रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसके भी दो सिचुएशन होंगे। अगर मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है और उसके पास इसको फॉलो ना करने का, इसको फॉलो ना करने का रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, मतलब उसके पास ठोस सबूत है, ठोस एक जस्टिफिकेशन है कि यार नहीं, मतलब मेरे को ना वो गाइडेंस नोट नहीं सही लग रहा है फॉलो करना, मेरे पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो उस केस में ऑडिटर कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी नहीं है और फिर भी भाई साहब गाइडेंस नोट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो तब ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, तब ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। मेरी बात को समझिएगा, गाइडेंस नोट भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर के कनेक्शन में इशू होता है। अगर अकाउंटिंग मैटर के कनेक्शन में तो मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है तब तो कुछ नहीं करेंगे, मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो हम स्ट्रेट अवे रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे कि मैनेजमेंट के पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या उसको फॉलो ना करने का। ठीक है, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तब तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है देन वी विल पुट सम लाइट ऑन इट, तब हम उसको रिपोर्ट करेंगे, ऐसे हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसको एब्जॉर्ब कीजिए। डन। चलिए एक लास्ट चीज और पढ़ते हैं कि अगर यही गाइडेंस नोट ऑडिटिंग मैटर कनेक्शन पे है तब क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल है। वैसे भी मैंने आपको क्या बोला, ये जो गाइडेंस नोट है ना, ये वैसे भी क्या है, रिकमेंडेटरी है। देखिए मैंने क्या बोला कि सर वैसे भी ये जो गाइडेंस नोट है ना ये रिकमेंडेटरी है। तो अब रिकमेंडेटरी है तो ऑडिटर चाहे तो दो चीज़ें, ऑडिटर चाहे तो उसको फॉलो करे गाइडेंस नोट को या ना फॉलो करे। अब इस केस में वो फॉलो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास कुछ अपना एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, मतलब उसको लगता है कि उसके जजमेंट्स
अच्छे हैं, तो वो चाहे तो फॉलो ना करें। तो ये हमारा अभी तक का डिस्कशन था कि गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब इसको हम लोग पीपीटी से भी रिफर कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से ब्रश अप हो जाए। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए फटाफट अब शुरू करते हैं, पीपीटी से भी रिफर कर लेते हैं ताकि और लाइट हो जाए चीज़ों में। ठीक है, पहली बात हमने क्या बोला, ये रिकमेंडेटरी, क्या ये मैंडेटरी है क्या? नहीं सर, ये रिकमेंडेटरी है। दूसरी चीज, ये असिस्ट करता है, ऑब्वियसली ये हमको हेल्प करता है कुछ ऐसे मैटर्स में जो ऑब्वियसली मेंबर्स को डिफिकल्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा मेन डिस्कशन है कि अगर कोई गाइडेंस नोट अकाउंटिंग मैटर से कनेक्शन पे है तो मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो पहले तो चेक करो कि फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। अगर उसके पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तब तो हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर नहीं है तब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे रिपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे दो चीजें हो रही है, दो चीज बहुत बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस स्टेटमेंट में क्या था, अगर मैनेजमेंट उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट उसको फॉलो नहीं कर रहा है तब हम रिपोर्ट करते थे। इसमें क्या है, मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो हम तुरंत रिपोर्ट नहीं करेंगे। मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, हम देखेंगे क्या उसका कुछ रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तब हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, और रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तब बॉस, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर ड्यूटी टू रिपोर्ट सच नॉन कंप्लायंस। ओके, अच्छा, वही अगर ऑडिटिंग मैटर के कनेक्शन पे है तब तो हम अपना खुद का जजमेंट यूज कर सकते हैं यार, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं, और आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सर गाइडेंस नोट स्टेटमेंट अब क्या होते हैं। अब मेरे हिसाब से आप कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करोगे। इस स्लाइड को आप रीड कर सकते हो पॉज करके, और बाकी मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम्म, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, मैं पेन से कर रहा था।